मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। स्पेशली हमारा फोकस होगा इंडियन इकोनॉमिक्स के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की ही भागीदारी होती है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक है वो किस टाइप की है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती है। भारत एक पिछड़ा राष्ट्र नहीं है और भारत पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं है, लेकिन भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर भारत किस प्रकार का देश है। भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है। सबसे पहले पिछड़ा हुआ राष्ट्र होता है, उसके बाद विकसित सबसे टॉप लेवल का होता है, उसके सेकंड स्टेज पर हमेशा माना जाता है विकासशील देशों को। तो भारत जो है वो सेकंड कैटेगरी का विकासशील देश है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो सी सही हो जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है। बेरोजगारी जो है आपको डिस्प्ले पे 4 प्रकार की बताई गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। तकनीकी बेरोजगारी, एक है चक्रीय बेरोजगारी, ये तो गलत है पूर्णतः, चक्रीय बेरोजगारी भी गलत है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो भारत की जो बेरोजगारी है उसका जो टाइप है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनता है वो डी सही बनता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो क्लास है हमारी एक रिवीजन क्लास है। यहाँ पर हम चीज़ों को डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट जो होगा वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 25 क्वेश्चन को तैयार करना है जो पिछले पूर्व परीक्षाओं में किसी ना किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ पर संकलन किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के किस राज्य में गरीबों का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। तो भारत में गरीबी का जो सर्वाधिक परसेंटेज है वो उड़ीसा के अंदर है, और जो उड़ीसा है, उड़ीसा को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, उड़ीसा। बिहार पूर्ण रूप से गलत है, छत्तीसगढ़ भी गलत है, झारखंड भी गलत है। गरीबी के परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो भारत में गरीबी का परसेंटेज जो सबसे अधिक है वो वर्तमान में कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में इंडिविजुअली कैंडिडेट की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो बनता है गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाना है। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। हालांकि वो जो प्रयास था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं था, लेकिन भारत में नेशनल इनकम को काउंट करने का जो पहला प्रयास है वो 19वीं शताब्दी के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ए पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है आयकर देते हैं। तो भारत में मात्र 3% लोग जो है आयकर का भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी क्वेश्चन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ए। पूरे इंडिया में यदि 100% लोग कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं या रहते हैं तो उनमें से केवल 3% जो लोग हैं वो हमें आयकर का भुगतान करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है।
तो जो राष्ट्रीय आय है उसके जो मापन की विधि है वो एक ही है। एक इसमें दिया गया है मूल्य वर्धित विधि जो गलत है, एक दिया गया है आय विधि, ये भी गलत है। लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निवेश विधि के माध्यम से ही हम अपनी नेशनल इनकम को जो है वो नापते हैं। सॉरी, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट ले लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, मूल्य वर्धित जो विधि है इसके माध्यम से हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। आय के हिसाब से भी, देखो किसी चीज़ के प्राइस के हिसाब से भी हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। आय के इनकम के आधार पर भी हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। लेकिन निवेश के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, क्योंकि उसमें तो पैसा जा रहा है, उसमें हम कभी भी हम आय का मापन नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस के आधार पर भी हम आय का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है यहाँ पर सी। तो मैं आपको फिर शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि भारत की जो नेशनल इनकम है उसे काउंट करने के जो मेथड है, मूल्य वर्धित विधि भी है, आय विधि भी है और व्यय विधि भी है। इन्वेस्टमेंट के आधार पर, निवेश के आधार पर हम कभी भी किसी कंट्री की नेशनल इनकम को काउंट नहीं कर सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट का कोई रोल होता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें एनएनपी पता लग जाता है। अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, एक्चुअली जब आप भारत की आय के बारे में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे आपको नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सभी चीज़ निकालना सिखाया जाएगा। उसका अपना एक फॉर्मूला है। तो जब हम एनएनपी निकालते हैं तो एनएनपी निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो है आपका एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर राइट जो ऑप्शन हमारा आना है वो है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बन जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यदि मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि एनएनपी की। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। 3 क्षेत्र होते हैं राष्ट्रीय आय के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि को काउंट किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग को काउंट किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र में किसको काउंट किया जाता है, सेवा को। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। इसी आधार पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बिल्कुल ही याद करने वाला है। ड्रेन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जब देश की नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम काउंट करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो उसी दौरान उन्होंने ड्रेन का सिद्धांत दिया था। तो यहीं पे ऑप्शन दिया गया है बी, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर का कोई भी संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले का, ना गोविंद रानडे का। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेंस भी अगर लगाई जाए तो ड्रेन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 के अंदर क्या दिया गया है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। जो हमारे देश की आय है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, लेकिन सेवा क्षेत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो उससे कम जो है हमारे यहाँ उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है, और उसके बाद उससे कम किसका आ जाता है, कृषि का। तो यहाँ पर सपोज दैट करो तृतीयक क्षेत्र दिया जाता या सेवा क्षेत्र दिया जाता तो फिर वो दोनों बात हमारी सही थी, लेकिन यहाँ पर सेवा या तृतीयक क्षेत्र कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो हमारा विनिर्माण क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको होता है, उसको होता है जिसके पास ऋण है। अगर किसी ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्जे के भुगतान करने वाले को सबसे ज़्यादा लाभ इस कंडीशन में पहुंचने वाला है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक जो लाभान्वित है वो कौन होता है, महंगाई का असर
जब बढ़ेगा तो सभी प्रभावित होंगे, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा भी होता है जिसको महंगाई बढ़ने पर लाभ होता है, क्योंकि जब उसने कर्जा लिया होगा तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा, लेकिन 5-10 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा, तो उस कैंडिडेट का पहला ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो इसलिए हमेशा जो कर्जा लेने वाला है उसे महंगाई बढ़ने पर क्या होता है, लाभ, यानी कि जो मुद्रा की वैल्यू है, इंटरेस्ट की वैल्यू है, उसके लिए क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है भारत की विधिग्राह मुद्रा क्या है। सिंपली आपको याद रखना है भारत की मुद्रा क्या है, ठीक है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाता है वो बी हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ी सी गति भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। 15 के अंदर हमसे पूछा गया है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का जो बैंकर है इंडिया के अंदर वो कौन है, आरबीआई। सभी कस्टमर अपना खाता कॉमर्शियल बैंक या किसी ग्रामीण बैंक में खुलवाते हैं, लेकिन सभी जो बैंक हैं वो अपना खाता बैंकर के पास में खुलवाते हैं। तो हमारा जो बैंकर है वो आरबीआई है। ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक भी है और बैंकों का बैंकर भी है। तो दोनों ही स्थिति में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया कि बैंकर या बैंक कौन सा है, तो हमें ये बता देना है कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो रिजर्व बैंक है। सपोज दैट करो रिजर्व बैंक ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको सेकंड नंबर पे जो बताना था वो बताना था भारतीय स्टेट बैंक। अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा बैंक है वो हमारा एसबीआई है, लेकिन आरबीआई को भी ऑप्शन में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो बैंक बैंकर यानी कि दोनों में ही कंपेयर की जा रही है, तब आपको बताना है आरबीआई, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकर। बैंकर हमारा कौन है, बैंकर आरबीआई है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बच्चों क्वेश्चन 17 को हम पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े जो सहयोगी बैंक है उनकी संख्या कितनी है। एक्चुअली एसबीआई के जो सहयोगी बैंक है जैसे बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ बीकानेर, इन सबको खत्म कर दिया गया है। इनका विलय पूर्ण रूप से स्टेट बैंक में हो चुका है। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 18 किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होता है। फिर भी हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि आरबीआई के कुल सहयोगी जो बैंक थे वो पहले कितने थे, 5 थे। वे सहयोगी बैंक जैसे बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इसी प्रकार पूरे इंडिया के अंदर एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे उनकी संख्या 5 थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताया गया है भारत की प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई। जैसे ही हमारे देश की पहली योजना शुरू की जाती है योजना आयोग के द्वारा, उसी के तुरंत साथ खनिज नीति को भी क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर आपका बनना है वो बनना है 1951। 1961 भी गलत है, 62 भी गलत है और 76 भी पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। भारत की पहली खनिज नीति पहली योजना के साथ ही लागू की गई है। तो उसके लिए राइट आंसर अब आपका बन जाता है 1951। पंडित नेहरू के समय में भारत की पहली खनिज नीति जो है प्रथम योजना के साथ योजना आयोग के द्वारा लागू की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 के अंदर हमें बताया गया है भारत किसका आयात नहीं करता है। आयात का मतलब चीज़ों को खरीद कर अपनी कंट्री के अंदर लेकर आना। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं हमें लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मशीनरी और सोना। आयात का मतलब मंगाना, यानी कि पहले से ही उसका जो भंडार है हमारे पास प्रॉपर है तो हम उस चीज़ को नहीं मंगाएंगे, लेकिन जिन चीज़ों की हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज है उन चीज़ों को हम आयात करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली पूछा गया है आयात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में पाई जाती है। सोना हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है, अदर कंट्रियों से हम उसका आयात करते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है।
बहुत सारी मशीनरीज, युद्ध सामग्री हम अदर कंट्रियों से खरीदते हैं, उनका आयात करते हैं, तो यहाँ भी गलत जो है सी ऑप्शन है। पेट्रोलियम तो आप सभी जानते हैं, हम बहुत सारा पेट्रोलियम जो है अरेबियन कंट्रियों से परचेज करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है लौह अयस्क। हमारे यहाँ जो आयरन है वो प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। जो कच्चा लोहा है, लौह अयस्क है, वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा इन राज्यों से प्रॉपरली खान से हमें प्राप्त होता है, तो उसके आयात की हमें कभी भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में दिया गया है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। जिप्सम प्रॉपर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बिहार आपका गलत है, मध्य प्रदेश भी गलत है, गुजरात भी गलत है। जो जिप्सम है हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। झारखंड तो खादान के लिए फेमस ही है। झारखंड में कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहरदगा। तो यहाँ पर झारखंड में जो झरिया कोयला की एक प्रजाति है उससे ही आपको पता लग जाता है, सॉरी प्रजाति नहीं कह सकते, एक टाइप है कोयले का टाइप है झरिया, और झरिया स्थान से ही वो प्राप्त होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा लिंक रख के आपको याद रख लेना है। झारखंड में जो कोयले की खान है वो कौन से स्थान पे है? तो झरिया। ये ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। इसी नाम के आधार पर, स्थान के नाम के आधार पर जो कोयला है उसकी एक क्वालिटी को डिसाइडेड किया गया है झरिया कोयला। झरिया कोयला का मतलब जो झरिया से प्राप्त होता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज का जो संबंध है वो कोयले की खान से है, कोयले के क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर भी कोयले को ध्यान में रखते हुए ये हो जाता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, कॉपर, ये क्या है यहाँ पर? गलत है। रानीगंज कोयले के लिए फेमस है और भारत का पहला जो उद्योग है वो कोयले से रिलेटेड था, और पहली खान हम लोगों के द्वारा अंग्रेजों के समय में 18वीं शताब्दी में रानीगंज में ही खोजी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। खनिज तेल जो नीचे से खोद के निकालते हैं, जीवाश्म का इकट्ठा हुआ, तो मुंबई से बिल्कुल गलत है। अंकलेश्वर, नहरकाटिया और डिगबोई। तो यहाँ पर अंकलेश्वर हमारा बिल्कुल सही है। हमने सबसे पहले जो खनिज तेल है उसका उत्पादन कहाँ से प्रारंभ किया था? अंकलेश्वर से प्रारंभ किया था। नहरकटिया भी गलत है और डिगबोई भी यहाँ पर क्या है? गलत है। राइट आंसर जो आपका बन जाना है वो बन जा रहा है अंकलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंकलेश्वर और डिगबोई इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। कुछ प्रकाशन की किताब में अंकलेश्वर दिया गया है, कुछ में डिगबोई दिया गया है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं अंकलेश्वर भी है, डिगबोई भी है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस अगर देने की बात आती है तो आप डिगबोई को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 बताया गया है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है? तो अगर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने की जो क्षमता है वो चाइना की है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है चीन। लेकिन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है पवन चक्कियों का देश किसको कहा गया है, तब आपको बताना है हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड। लेकिन अगर पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात करता है टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको राइट आंसर बताना है चाइना। जर्मनी भी गलत है यहाँ पर, स्पेन भी गलत है, अमेरिका पर गलत है। आज का जो लेक्चर है वो 25 MCQ के आधार पर था। ये वीडियो आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट को कमेंट्स करके अपनी एडवाइस पोस्ट करनी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।